तो 9th और 10th के लिए क्या है हम बताए अभी पहला क्लास सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सबसे यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम कई बार पीछे पढ़ चुके, पढ़े हैं ना? यस सर। संख्या पद्धति, और हम तो इतना पढ़ाए हैं ना घोर घोर के, पचमा वाला, छठा वाला, पचमा तो नहीं, छठा, सातवां, आठवां, सब में पढ़ाए नंबर सिस्टम। प्राइम नंबर, तो कोई दिक्कत यहाँ पर होना नहीं चाहिए। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है ना, संख्या के प्रकार, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसका रिवीजन, ठीक है। और क्लास 10th में और क्लास 9th में जाएंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत आता है। 10वां में जाएंगे, 9वां में जाएंगे तो भर भर के ऑब्जेक्टिव रहता है इससे, इसलिए समझना जरूरी है। तो संख्या के प्रकार में बात करेंगे, पहला प्रकार कौन सा होता है? अरे पहला प्रकार कौन सा होता है? प्राकृत संख्या। कौन सा होता है? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या बोलते हैं? काउंटेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती कहाँ से शुरू होता है? कोई आदमी बोलेगा 1 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? 0 नहीं होता। कभी भी गिनती शुरू करते हैं तो 0 शुरू करते हैं। स्कूल में पढ़े हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है 0 1 2 3, ऐसे नहीं पढ़े हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें, अच्छा सूचित करते हैं इसको n से, किससे? n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो गिनती की संख्या में 1 2 3 4 5 6। अब तुमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, क्या हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी अनंत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सा हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी अनंत, हमको क्या पता, यार अनंत नहीं, तो ये हो जाएगा कौन सा? इनफाइनाइट में चले जाओ। मैथिली बोल रही हो, आवाज जाएगा तो समझो नामी हो जाओगी। चलो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर लिखते जाएंगे तो हमको पता नहीं है कि कितने नंबर पे जाएंगे तो ये खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पे चलेंगे, कौन सा है? पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब जब प्राकृत संख्या था तो पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ा? ऐसा देखो, नंबर जो आविष्कार हुआ ना, शुरू में तो नंबर था ही नहीं। ऐसा नहीं था, नंबर था नहीं तो काम नहीं चल रहा था, काम तब भी चल रहा था। लेकिन एक वैज्ञानिक कीड़ा होता है कि हमारे समाज में जो भी समस्या होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए आविष्कार किया जाता है, ठीक है। जैसे बाद में नंबर आ गया लेकिन 0 नहीं था, बाद में 1 2 3 4 5 आ गया लेकिन 0 नहीं था। अब बताओ 1 2 3 4 5 का क्या करेंगे? 0 के बिना क्या यूटिलाइज है उसका? बड़ा समस्या होगा लिखना। तो बाद में 0 का आविष्कार हुआ। पूर्ण संख्या की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि देखो, अगर हम बोले तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है, पांचों पांचों खा गया, क्या हुआ? खा गए, तो कितना चॉकलेट बचा? 0। तो पहले तो था ही नहीं 0, तो फिर काउंटिंग करने में या कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रहा था। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक संख्या का एक अलग प्रकार बनाया गया जो था 0, पूर्ण संख्या ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका डिफिनेशन बनेगा? 0 के साथ प्राकृत संख्या का समूह, प्राकृत संख्या समूह पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण, W बराबर 0 1 2 3 4 5, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर प्राकृत संख्या के केस में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा था? और सबसे बड़ी तो अनंत पे है ही,
और पूर्ण संख्या के केस में अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी संख्या ये कितना होगा? 0 हो जाएगा। और बोले सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना होगा? अनंत पे चले जाओ, मतलब इसमें कहीं भी चले जाओ। अच्छा, इस दोनों में देखेंगे, दोनों नंबर को, ये एक ऑब्जेक्टिव यहां से तुम्हारा आता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव कई बार 10वां में पूछता है या 9वां में पूछता है, बराबर पूछता है, क्योंकि तो हल्का हो जाता है ना, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? प्रश्न हम तुमसे पूछे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? होगा कि नहीं होगा, ये नहीं बोल रहे। सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है? देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन बना दो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर को सूचित करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। होल नंबर को सूचित करते हैं 0 1 2 3। अब ध्यान से देखना कि सभी पूर्ण संख्या, तो सभी में 0 भी आता है। हम बोल रहे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है कि नहीं है? अरे सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है कि नहीं है? 0 नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 0 के छोड़कर, और एक और प्रश्न यहाँ पर बनेगा, क्या सभी प्राकृत संख्या, यहाँ तो आंसर हो जाएगा क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ये है कि नहीं? तो प्राकृत संख्या हम बताए W बराबर 0 1 2, ये n बराबर ना 1 2 3 4 5, हटा दो ना, और ये होगा 0 1 2 3 4 5। तो अब बताओ क्या सभी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होल नंबर में है कि नहीं है? अरे 1 2 3 4 5 होल नंबर में है कि नहीं है? अरे n वाला जितना है, n में जितना है, ये W में है कि नहीं है? तो मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। और इसके कंक्लूजन में रखेंगे कि 0 1 पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं। प्राकृत संख्या नहीं। ठीक है, बस ये है तुम्हारा, अब नोट कर सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के बाद जो आता है ना, यह है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीगर्स। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जब पहले से दो संख्या हमारे पास था, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या था पहले से, तो फिर इंटीग्रल लाने की क्या जरूरत है? कोई भी संख्या जो आया अस्तित्व में, जो उसका इन्वेंशन हुआ, उसका रीजन है ना। जैसे सपोज हम दुकान गए और दुकान जाने के बाद क्या हुआ कि 5 टॉफी ले लिए, नहीं, और 5 टॉफी लेने के बाद मेरे पास 2 ही रुपया है, 5 टॉफी लिए, तो आजकल 50 पैसा में तो कोई टॉफी मिलता भी नहीं, कितना में मिलता है? 1 रुपया मिलता है। तो 5 टॉफी का कितना रुपया हो गया? और हमारे पास कितना है? 2 रुपया। अब दिक्कत ये है कि 2 रुपया दुकानदार को दे देंगे, फिर भी 3 रुपया बच रहा है। अब इस 3 रुपया चूंकि उधारी बच रहा है ना, तो इसको दिखाने के लिए इस प्रकार का कैलकुलेशन कभी भी हो कि अगर उधारी हो जाए तो यहाँ पर इसको जो दिखाएंगे, इसको किस में दिखाते हैं? तो यहाँ से फिर दिक्कत शुरू हो गया। तो एक तरह से बोलो कि कर्जा वाले धन को दिखाने के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है ना।
तो यहीं पर अब यहाँ पर इन्वेंशन हो जाता है तुम्हारा किसका, पूर्णांक संख्या का। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखो पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को, उसके ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सूचित करते हैं इसको किससे, आई इंटीगर है तो आई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दूसरा भी होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो जो पूर्णांक संख्या है ना वो 3 प्रकार का बना। कितने प्रकार का, देखो इंटीगर्स, इंटीगर्स यानी कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का बना। कौन कौन बना, एक तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलेंगे पॉजिटिव इंटीगर इंग्लिश है, हमको नहीं आता है ना इंग्लिश इसलिए। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छा ऋणात्मक पूर्णांक को मैथिली में क्या बोलेंगे, सवाल है ना, मैथिली में ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं, सवाल तो है ना। देखो बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है ना मैथिली में जिसको एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है, नहीं, गजब गजब का वर्ड होता है मैथिली में। तो ऋणात्मक पूर्णांक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नेगेटिव इंटीगर्स। और लास्ट है हमारा शून्य पूर्णांक। तो पता है पॉजिटिव इंटीगर्स में उदाहरण में क्या होगा, एक जितना भी प्राकृत संख्या है 2 3 4 5 और इसका सारा का सारा ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य पूर्णांक में क्या हो जाएगा बताओ, बेचारा अकेले है तो इसको ऐसा नहीं लगे कि इसको 5-5 6 आदमी है हम अकेले हैं, नहीं, इसको ऐसा नहीं लगे इसलिए बढ़ा दे दिए। ये शून्य पूर्णांक हो गया, ठीक है, तो शून्य पूर्णांक हो गया ये। अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस आता है, फिर से कुछ क्वेश्चंस आता है, जैसे हम बोले तुमसे कि बताओ 5 कौन सी संख्या है, अभी तक जितना पढ़े हैं, धनात्मक, नहीं वो तो धनात्मक तो है ना, 5 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, सब संख्या में आ जाएगा है? कौन सी संख्या होगा, प्राकृतिक भी है, पूर्णांक भी है, धनात्मक पूर्णांक। तो 5 कौन सी संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा और धनात्मक पूर्णांक, प्राकृत संख्या भी होगा और पूर्णांक संख्या भी होगा, ये तीनों संख्या है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे पूर्ण संख्या में भी 5 आता है, पूर्णांक संख्या में भी 5 आता है, प्राकृत संख्या में भी 5 आता है, जो वो हमारा कलेक्शन था, समूह था, उस सब में आ जाता है। तो सारा का सारा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या सब हो जाएगा। चलो तो जितना भी इस प्रकार का, जितना देखो सिंपल सी बात है, जितना भी प्राकृत संख्या वो पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 सबका सब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बट थोड़ा सा देख लो कुछ और क्वेश्चंस। अभी हम पूछे कि -3 कौन सी संख्या है, -3 कौन सी संख्या है। अब देखो पूर्ण संख्या में तो माइनस में आता नहीं आता है ना ही प्राकृत संख्या में नेगेटिव वैल्यू आता है।
आता किसमें है कि केवल और केवल पूर्णांक संख्या में। तो -3 जो है ये केवल और केवल पूर्णांक संख्या, ठीक है। चलो आगे थोड़ा और देख ले, इधर जगह बच रहा है अपने पास। अच्छा ध्यान से देखना कि नेचुरल नंबर को सूचित किससे करते थे? 1 2 3 4 5। होल नंबर को किससे सूचित करते थे? 0 और इंटीगर्स हो गया तुम्हारा -3। तो हमको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ से ध्यान से देखना कि जितना का जितना प्राकृत संख्या है सब पूर्णांक संख्या है। जितना प्राकृत संख्या है सब पूर्णांक संख्या है। सभी प्राकृत क्या है? पूर्णांक। अब जगह कम है इसलिए पूर्णांक संख्या। इसका मतलब समझ जाओ, सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि सभी पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 आता है और यहाँ भी 0 1 2 3 4 5 है, मतलब सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। इसके अलावे अगर हम बात कर ले, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या क्या प्राकृत संख्या है? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या में माइनस भी आएगा और माइनस जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या क्या है? सभी पूर्णांक संख्या ना, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है। प्राकृत तो लिए ना, पूर्ण। तो क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो यहाँ देखो सभी पूर्णांक में 0 1 2 3 4 5 आ जाता है, ठीक है। और सभी पूर्णांक में ये सभी पूर्णांक में तो ये आता है ना माइनस वाला सहित, तो सभी पूर्ण में 0 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसमें है 0 1 2 3 4 पूर्णांक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन माइनस वाला तो इसमें नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में जो है ना तुमको ये नहीं आएगा कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्वेश्चन में बस यही आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो ऐसे नहीं है कि बस परिभाषा रट ले तो हो जाएगा। बस तुमको ये जो बताए हैं ना, जो निचोड़ है, बस क्वेश्चन तुम अपने बुक में भी देखो, यहीं से सारा क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या करना है, तो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद कौन सा संख्या होता है? परिमेय संख्या। डायरेक्ट यही आता है पूर्ण संख्या के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर किसको कहेंगे? जो भिन्न के रूप में, भिन्न समझता है ना, जो अंश और हर के रूप में रहता है, समझो, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। शर्त ये है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या तो समझ गया ना। इस देखो परिमेय संख्या को समझने के लिए पूर्णांक संख्या को हम दिमाग में रखेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है? माइनस में जितना नंबर होता है और प्लस में जितना नंबर होता है, सीधा सीधी नहीं। यस सर। सीधा सीधी कहने का मतलब है कि ये सिंपल वाला नंबर, और टेढ़ा नंबर क्या होता है? टेढ़ा नंबर जैसे नहीं, भिन्न वाला तो परिमेय संख्या हो ही गया ना। टेढ़ा नंबर जैसे √2 हो गया,
√3/2 हो गया, 1.0101001 ये सब 13 नंबर हो गया। इसके बारे में लास्ट में बात करना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को यहाँ पर समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, पूर्णांक संख्या, ये याद रखना है। तो अगर सिंपल डिफिनीशन इसका बनाते हैं तो भिन्न के रूप में रहता है जहां पर अंश और हर दोनों का दोनों पूर्णांक संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, यानी प्लस में सीधा सीधी कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में कोई भी नंबर ले लो, भिन्न में 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें, एक सिंपल सा उदाहरण ले ले, समझो, जैसे 2/3 हो गया, -3/4 हो गया, 5/6 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना, और 3 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो 2 पूछे अगर ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो अगर ये दोनों पूर्णांक संख्या है तो ये परिमेय संख्या होगा। अगर ये दोनों -3 भी पूर्णांक संख्या है और 4 भी पूर्णांक संख्या है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 भी पूर्णांक संख्या है और 6 भी पूर्णांक संख्या है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। बस इतना ही चेक करना है हमको, और कुछ नहीं चेक करना। हाँ, एक जो एक्सेप्शन है इसमें कि 0 नहीं होना चाहिए नीचे में। जैसे ही नीचे में 0 आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ऊपर में कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, नीचे में 0 अगर आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। बस इतना बात हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो इसका डिफिनेशन बनेगा, वैसी संख्या जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां PQ क्या है, पूर्णांक संख्या हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल सा मतलब उतना डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछता ही नहीं है परिमेय संख्या क्या होता है। मैंने आज तक तो नहीं देखे एग्जाम में पूछते हुए, पहले पूछता था बहुत पहले, अब नहीं पूछता है। तो यहाँ पर सिंपली याद रखना है कि 2/3 दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, बस इस पे ध्यान देना है। अगर ये पूर्णांक नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा, समझ रहा है। अब यहाँ पर कुछ इतना ही बात, डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है, अब थोड़ा सा और बात यहाँ से निकल के आएगा। अच्छा एक बात बताओ हमको, नेचुरल नंबर को क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5। क्या नेचुरल नंबर को 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 ऐसा लिख सकते हैं? और ऐसा लिख सकते हैं तो बताओ 1 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, और ये 1 कौन सी संख्या, तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं है। जैसे 2 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, 1 के कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या, 3 कौन सी संख्या है, और 1 कौन सी संख्या है। मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब कौन सी संख्या हो गया, जितना भी प्राकृतिक संख्या कौन सा संख्या हो गया, परिमेय संख्या। और यहाँ से भी सीधा प्रश्न हो सकता है तुम्हारे बुक में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या के लिए साबित हो गया हमारा बात। दूसरा लो, पूर्णांक संख्या के पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। W बराबर क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 ... अब इसको भी लिख सकते हैं 0/1 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1। यहाँ पर 0 भी पूर्णांक संख्या है
और 1 भी पूर्णांक। हम क्या बोले थे कि 0 हर में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी बोले थे कि अंश में नहीं होना चाहिए। तो 0 अगर पूछे 0 क्या परिमेय संख्या है तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 0/1, 0/2, 0/3, यहां से देखो कि 0 भी परिमेय संख्या है। 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। 0 क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यदि हम लिखे 0/1, 0/2, 0/3, 0/-5, तो ये सब किसके बराबर होगा? परिमेय संख्या। अरे 0 के बराबर होगा ना। तो मतलब P/Q के तो रूप में लिखा गया है ना, भले 0 है लेकिन P/Q के रूप में तो लिखा गया है। अब अगर P/Q के रूप में लिखा गया तो ये कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या। फिलहाल यहाँ पर आ जाओ, ये जो कौन सी संख्या है? ये पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को भी देखो 0/1, ये दोनों ऊपर नीचे अंश हर सब का सब क्या है? समान है, अलग पूर्णांक संख्या है। अंश और हर क्या है? अलग अलग पूर्णांक संख्या। अंश और हर पूर्णांक संख्या है तो कौन सी संख्या हो जाएगा ये? तो सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। ठीक है? कथी बोल रहा है? अच्छा, लास्ट बचता है हमारा पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में देखेंगे तो पूर्णांक संख्या को कैसे हम लिखते हैं? इसमें आ जाता है हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 तक रहेंगे। तो इसको भी देखो लिख सकते हैं -3/1, -2/1, -1/1, 0, 1/1, 2/1, 3/1। तो कहने का मतलब है ये -3, -2, -1 ये सब तो पूर्णांक संख्या है। और नीचे में जो 1 नजर आ रहा है वो भी पूर्णांक संख्या है। P/Q दोनों में ही पूर्णांक संख्या है, मतलब ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो सभी का सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। अच्छा, अब प्रश्न निकल के आता है हमारे सामने। अब ध्यान से सुनना, क्या बताए हम कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या। ये बात हम बताए हैं। लेकिन अगर हम तुमको बोले कि सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, ध्यान से देखना, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? ध्यान से देखो, क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या ले, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है? तो एक बात बता दो हमको कि अगर हम लिखे 2/1 तो ये परिमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। हम लिखे 3/1 ये परिमेय संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। लेकिन हम लिखे 2/3 तो ये तो परिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन क्योंकि प्राकृत संख्या में बट्टा उट्टा में कुछ नहीं होता है, हर में कुछ नहीं होगा, समझ रहा है? तो ये हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी परिमेय संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। आगे देखो, अरे नहीं है ना यार, कहाँ दिमाग है? उधर स्क्रीन पर तो ध्यान मत, तुम लोगों को देखते हैं एक दो को, उस पर ध्यान उधर रहता है। अरे इधर देखो, उसको भूल जाओ, वो टंगा हुआ है, अपना टंगा रहने दो उसको, समझ रहा है? अब आगे देखो, क्या सभी
परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण इवन है? तो देखो 0/1 0/1 ले लो, 1/1 2/1 ये सब पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? और परिमेय संख्या भी है। ये देखो ये जितना भी नंबर है पूर्ण भी है और परिमेय भी है। लेकिन अगर हम बोले 2/3 -5/4 तो ये सब परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। परिमेय है लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है। अतः ये हमारा उत्तर क्या होगा? अतः यह नहीं क्या हो जाएगा? अतः यह नहीं 2 बार हुआ ना। नहीं 2 बार हुआ नहीं। हाँ अब नोट करो, मिटा दे नहीं सर, इतना जल्दी जल्दी नोट करो। चलो क्या देखना है अब? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है। डिफिनेशन तो इसका बड़ा सिंपल सा है। परिमेय संख्या हम बोले थे वैसी संख्या जो P/Q के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, जहां पर PQ पूर्णांक संख्या है, Q 0 नहीं। यहाँ पर वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पर PQ पूर्णांक संख्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। बस इतना सा। और समझेंगे कैसे कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है? समझ रहे हैं बात? इसको समझने के लिए अभी बेसिक में यही देखें, पहले डिफिनेशन ही कर ले। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां PQ पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। सिंपल सा डिफिनेशन। अब समझेंगे कैसे? समझने के लिए हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग संख्या। 2 संख्या, एक तो होता है पूर्ण वर्ग। अभी उदाहरण के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में अभी रुक जाओ। एक होता है पूर्ण वर्ग संख्या और दूसरा होता है पूर्ण घन संख्या। क्या होता है? पूर्ण घन संख्या। इसको समझ लो जरा। तो पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या होता है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या आता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देंगे तो जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ रहा है? जैसे उदाहरण समझो ना कि x को यदि x से गुना करेंगे तो x² आएगा। हाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर x को 3 बार गुना करेंगे तो x क्यों आएगा? ये कौन सी संख्या है? पूर्ण घन संख्या। इसके उदाहरण की बात करें तो 2 गुने 2 ये 4। इसके उदाहरण की बात करें तो 2 गुने 2 गुने 2 ये कितना होगा? 8। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेंगे हम। 3 गुने 3 पूर्ण वर्ग संख्या है 9 और यहाँ से 3 गुने 3 दोनों 27 कौन सी संख्या है? पूर्ण घन संख्या। समझ रहा है? चलो। और हमको पता है, इससे पहले पढ़े हैं कि रूट के अंदर में यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होता है, समझ रहा है? यस। और यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसके अंदर में मान लो यहाँ पर यदि 4 लिखते हैं तो ये कुदुक के बाहर आता है। और यहाँ पर अगर हम 27 लिखेंगे तो कुदुक के बाहर आएगा। यस सर। तो अगर किसी संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकल सकता है, ऐसा संख्या रूट के अंदर में है, तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। जैसे 4 बाहर निकल जाएगा 2 हो जाएगा, 27 बाहर निकल के 3 हो जाएगा। और भी उदाहरण देखेंगे तो जैसे 64 हो गया,
तो 64 तो बाहर निकल जाएगा, 8 64। ठीक है, अब इसका घनमूल भी निकाल दे तो 64 का घनमूल निकाल देंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये जो संख्या नजर आ रहा है ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि अरे ये परिमेय संख्या है, बाहर निकल रहा है ना। यही तो बता रहे हैं ना कि रूट के अंदर में यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या है तो वो परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या, बशर्ते रूट से बाहर निकल जाए वो। लेकिन अगर मान लो कोई संख्या रूट के अंदर में है और वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी कर लो, मारो पीटो पटक दो, निकल जाता है कहीं पर। नहीं जबरदस्ती निकल जाएगा तो फिर तो वो भी बता रहे हैं ना, जबरदस्ती निकलता है रूट से बाहर, लेकिन वहां भी दिक्कत हो जाता है। तो यहां से देखो रूट 3 है, 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, ये ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो पहला प्रकार तो ये हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो आगे देखो कुछ और बात है। हाँ, बोले जबरदस्ती निकाल दे, नहीं तो अगर हम जबरदस्ती निकालेंगे रूट से बाहर में तो ये कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, जैसे 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये इस प्रकार से निकल, नहीं 2 का नहीं है, ये इस प्रकार से निकल के आएगा। अगर ऐसा निकल के आएगा ना तो समझ लो ये कौन सी संख्या है। अब ये रूट से बाहर निकल गया, लेकिन ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? और भी संख्या आ सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर लेंगे 2.25 255 2555। ठीक है, इस प्रकार से ये चला जा रहा है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा? तो रूट से बाहर रहने का मतलब ये नहीं है कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कुछ और उदाहरण हम बता देते हैं। चलो ये टाइप 1 का उदाहरण ले लो, ये टाइप 2 का उदाहरण ले लो, टाइप 3 का उदाहरण ले लो। परिमेय संख्या दिखता कैसे? जैसे 2√3 लिख रहे हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना करते तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से तुम्हारा अभी फिलहाल आगे जब जाएंगे चैप्टर में तो इसके बारे में डिटेल से बात करना है, 9वां में डिटेल से बात करना है और 10वां में जितना जरूरत होगा हम बता देंगे। ठीक है, 9वां में तो इसके बारे में आगे खूब पढ़ना है, इसलिए समझते चलो। 2√3 हो गया, 3√5 हो गया, -2√7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? संख्या। जैसे √3/2 हो गया, √5/7 हो गया, √8/√3, ये सब भी कौन सी संख्या है? जैसे 2 + √3 हो गया, 7 - √2 हो गया, 2 + √3/2 हो गया, ये भी कौन सी संख्या है? सब ऊपर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे, अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए काम नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण हम इधर बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, कि हम पूछे तुमसे कि √6 है, कितना है? √6। ठीक है, यहाँ पर हम दे दिए √2 और गुने में √3। एक दूसरा क्वेश्चन हम दे देते हैं, √3 + 2 -√3 + 2, ये 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब तुमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा देखो, पहला को देखेंगे तो ये परिमेय तो दिख ही रहा है, √6 और √2 √3 को गुना करेंगे तो √6 होगा, 6 से 6 खत्म, बचा 1 जो कि परिमेय संख्या है। इसको देख लेते हैं, ये होगा √3 + 2, अब ये कोष्ठ खुलेगा तो -√3 और
4 हो जाएगा। कोष्ठ खोलने के बाद अंदर में जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। √3 √4 दोनों में प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। √3 से √3 फिर से खत्म हो गया, 0 हो गया। अब 4 में से 2 हटा दो तो माइनस का 2। अब माइनस का 2 परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से कई बार होता है प्रश्न सीधा नहीं रहता है, प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो उसको हमको देखना पड़ता है कि कौन सी परिमेय संख्या है कौन सी नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ये कैसे उतारना है, ये फिर ये लाइन में चले जाएंगे, फिर ये लाइन, तब ये लाइन। चलो वास्तविक संख्या देखना है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होता क्या है, कुछ नहीं होता है। जितना नंबर्स अभी तक पढ़े हैं ना, जितना नंबर क्या क्या पढ़े हैं जरा एक बार देखते चलो। नेचुरल नंबर पढ़े हैं, ये क्या होता है 0 1 2 3 4। फिर होल नंबर पढ़े हैं, ये होता है 0 1 2 3 4। फिर पढ़े हैं क्या चीज, इंटीगर्स, तो ये होता है हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से। फिर पढ़े हैं रेशनल नंबर, क्या पढ़े हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, अरे सब कुछ होता है, 3/2 होता है, -1/2 होता है, 5/7 होता है, -3 होता है, 2 होता है, इसमें सब आ जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर पढ़े हैं। इरेशनल नंबर में क्या आता है, इरेशनल नंबर में तुम्हारा √3 आता है, 2/√3 आता है, -5√7 आता है, ये सब नंबर आता है। ठीक है, तो इतना नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीगर नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े। इन सारे नंबर को यदि हम एक समूह में डाल दे, ठीक है, मान लो इतना नंबर है हमारे पास और एक ही बर्तन में सब नंबर को डाल दे, तो ये जो नया नंबर बनेगा ना उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या। मतलब ये सब नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाता है, यानी कि इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। बड़ा सिंपल सा बात है यहाँ पर। अगर हम बोले कि -3 कौन सी संख्या है, रियल नंबर है, वास्तविक। अच्छा, -3 जो है ना, अभी ध्यान से समझो, हम बोले कि चलो ये एक संख्या लेते हैं 4। 4 कौन सी संख्या है, तो 4 एक तो प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और रेशनल नंबर है, रेशनल परिमेय संख्या है, और परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है। ठीक है, और वास्तविक भी है। हाँ, यस, 1 2 3 4 5 क्योंकि वास्तविक संख्या ये जितना भी नंबर है सब वास्तविक संख्या है, समझ रहे हो, जितना भी नंबर है सब क्या है, वास्तविक संख्या। तो 4 हमारा वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या ये नहीं है। ठीक है, हम तुमसे पूछ दे यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न, √3 कौन सी संख्या है, √3 इरेशनल नंबर ओनली, ये अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है, और वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या। देखो, संख्या पर आधारित जितना भी प्रश्न आएगा, अगर ध्यान से पढ़ा है, एक बार रिवीजन कर लो, तो एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, संख्या पर आधारित। जैसे अगर तुमसे पूछ दे कि बताओ ये √3 कौन सी संख्या है, ऑप्शन में दिया है तो बता सकता है आदमी, नहीं, परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि -3 कौन सी संख्या है, -3 इंटीग्रल्स है, चलो ऑप्शन बना दे। अगर मान लो ये है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और कोई नहीं। अब बता दो -3 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। वास्तविक है सर जी, परिमेय भी है ना भाई, ये तीनों संख्या है, पूर्णांक भी है, परिमेय भी है, वास्तविक संख्या भी। तो प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है कि तुमको तो लगेगा कोई। अब अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पर मान लो लिखेंगे सभी वारंटी, ठीक है, एक ऑप्शन लिखेंगे सभी, तो यहाँ पर पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या है, और वास्तविक संख्या है। ये तीनों की तीनों संख्या है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, समझो।
तो मतलब पूरा निचोड़ पता होना चाहिए, है ना, कि ये पूरा का पूरा बात तुमको पता होना चाहिए, फिर ही क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज तो फिर लटकल रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन बना के देखे। 3√7 कौन सी संख्या है? 3√7 अपरिमेय। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। चलो बता दे। अपरिमेय। परिमेय ले लेते हैं, अपरिमेय। तो परिमेय ले लेते हैं, वास्तविक ले लेते हैं, परिमेय ले लो, दूसरा में ले लो प्राकृत, तीसरा में ले लो पूर्ण, और चौथा में ले लो सभी। अब बता दो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 3√7 कौन सी संख्या है? 3√7 बट्टे √7। कोई नहीं गलत है, 3√7। हाँ तो जी बताओ, 3 ये आते हैं 3 सभी 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 सभी। देखो इधर थोड़ा दिमाग लगा यार, जब बता रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा जो है ना, 3√7 √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 जो है परिमेय भी है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है, मतलब ये सही, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न तुम्हारा आता है, ये बात समझो। चलो नोट करो। अब सम और विषम पर बात करेंगे। सम और विषम। बताओ। तो सम और विषम देखना है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन एंड ओड। तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसको सम संख्या बोलते हैं। पहले उदाहरण फिर परिभाषा। कौन बोला गया? देखो इधर एक नंबर लेते हैं, जैसे 4 हो गया, 4 में भाग देना है 2 से, शेष कितना बचेगा? 0। ये तो खैर बच्चा वाला बात है कि भाग लगा कर देखना है, चेक करके बताना है। फिर बड़का लोग वाला भी बात बताए, बड़का विद्यार्थी वाला, ये छोटका विद्यार्थी वाला बात है कि 2 दूना 4। फिर जैसे मान लो कि हम 104 ले लिए, तो इसमें भी भाग देंगे, 2 पंचे 10, और ये 2 दूना 4, तो शेष कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसी कोई भी संख्या है जिसमें भाग दे रहे हैं और शेष 0 आ रहा है, उसको हम लोग सम संख्या बोलेंगे। मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है, तो ये बनाएंगे। सम में क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तो हो गया बच्चा वाला बात, जो बउआ लोग सब पढ़ता है वो वाला बात हो गया। अब इसमें बड़ा वाला बात क्या है कि अगर हमको अगर कोई संख्या दिया है तो कैसे देखेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या? बहुत आसान है। किसी भी संख्या के अंत में 0 2 3 2, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सम संख्या हो जाएगा, होगा। ठीक है, यह सम संख्या की बात हो गई। विषम संख्या क्या होता है? 3 5 6 7 9। देखो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं।
पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। विषम संख्या कहलाता है। उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, जैसे हम लेते हैं 15, 15 में अगर 2 से भाग देते कितना आएगा? 2 सत्ते 14, एक शेष बच रहा है। एक शेष बचने का मतलब क्या है? ये 2 से पूरा विभाज्य नहीं है। जैसे हम लेते हैं 105, इसमें 2 से भाग देते हैं कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, ये हो गया 5, 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना शेष बच रहा है? 1। तो ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसका मतलब 15 और 105 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है। अब विषम संख्या में क्या बोलेंगे? यदि संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में यदि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो संख्या कैसा होगा? 9 भी आता है तो संख्या क्या हो जाएगा? विषम होगा। ठीक है। बताओ, अगर हम एक क्वेश्चन दे, चलो 1 4 5 6 7 2 0 1 3 5 6 2 0 1 4 3 2 1 9 1 1 2 1, इसमें बोले सम और विषम बता दो, तो क्या बोल रहे? क्या कौन सा सम होगा, कौन सा विषम होगा? पहले वाला लास्ट में 7 है और 7 वाला क्या होता है? विषम हो जाएगा। दूसरा वाला लास्ट में क्या है? 6, तो 6 वाला क्या होगा? सम। ये भी सम और ये भी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आसानी से क्या कर सकते हैं? सम विषम बना सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटी सम संख्या 2 0 0। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। कौन सा? 2 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1। क्योंकि देखो, ये जो पढ़ाई इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये जो पढ़ाई है ये बस यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सबसे छोटी और सबसे अच्छा। एक और बोलेंगे, हालांकि इसके बाद आएंगे भाज अभाज पढ़ाएंगे तो उसके बाद आएंगे इस पर, लेकिन यहाँ पर भाज मतलब क्या होता है? जो जिसके अंत में इतना नहीं, भाज संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित होता है, उसको हम लोग भाज संख्या बोलते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी लेकिन कट रहा है। जैसे 3 हो गया, 3 अभाज्य हो गया। क्यों? क्योंकि 1 3 से कट रहा है लेकिन किसी और से नहीं कट रहा है, तो ये हो गया। अब हम बोले सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होगा। और सबसे छोटी समविभाज्य सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ क्या होगा? 6 सम है, विषम है? तो हम विषम भाज्य बोल रहे हैं ना। कितना हो जाएगा? 9। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। है तो सम और सम पे ही। और यहाँ से बराबर प्रश्न आता है 9th में भी और 10th में भी, ये बात समझो। ठीक है। देखो, प्रश्न तुमको ऐसा नहीं पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या, या ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछेगा। ठीक है। बोलेगा सबसे छोटी सम संख्या और विषम संख्या का महत्तम निकालो। अब तुमको पता होगा तब ना सबसे छोटी सम संख्या कौन सा है। 1 के जगह पर गलती से 2 पकड़ लिया, 2 के जगह पर 3 पकड़ लिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया तुम्हारा सम विषम का कॉन्सेप्ट। भाज्य और अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम एंड को प्राइम नंबर।
प्राइम एंड को प्राइम नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या इससे पहले होता है, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी एक और संख्या से विभाजित होता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करेंगे, जैसे हम बात करें 2 में देखो किस किस से भाग लगेगा, एक तो 1 दूना 2, एक 2 स्वयं से और 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 एकम 2। इसके अलावा किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा। जैसे दूसरा उदाहरण लेंगे 3 में भी 1 से भाग लग जाएगा। 1 के भाग लगने का मतलब पूर्ण रूप से यानी शेष 0 आना चाहिए, तो 3 से भाग लगेगा शेष 0, और फिर यहाँ पर 3 में 3 से भाग दे देंगे तो शेष 0। मतलब ये एक और अपने आप से विभाजित हो रहा है, एक और अपने आप से विभाजित हो रहा है। तीसरा पर उदाहरण में जाएंगे 4, तो 2 ये 1 से पहले ले लो ना, 1 चौका 4, शेष 0, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा 4 एकम 4, शेष 0, फिर यहाँ से 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर अलग क्या है इस दोनों में और इसमें अंतर क्या है, ये दोनों का दोनों संख्या 2 और 3 एक और अपने आप से ही विभाजित है, जबकि 4 जो है 1 से अपने आप से और 2 से भी विभाजित है। तो ये जो संख्या, ऐसी संख्या जो एक अपने आप और किसी एक और संख्या से भाज्य होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो एक और अपने आप से ही भाज्य हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो सिंपल सा बनेगा, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से भाज्य हो, अपने आप से भाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर अभाज्य होगा ना, ये अभाज्य हो जाएगा। ये उदाहरण के तौर पर अभाज्य संख्या उदाहरण लेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सब कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। बड़े संख्या में बात करेंगे 101 किसी से भी नहीं कटने वाला है, एक और अपने आप को छोड़ करके। दूसरा है हमारा भाज्य संख्या। हाँ काट दो 3 से, जबरदस्ती कर जाएगा। 11 से कट जाएगा 101। 11 खाद में 11 नमा 99, 11 दहाई का 101 कहाँ आ रहा है 11 में? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, अपने आप के अलावा एक और संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे भाज्य संख्या समझ में आ गया ना, जैसे ये वाला संख्या है, अगर उदाहरण की बात करेंगे तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 200, 5, 6 हो जाएगा। ये सब कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य अभाज्य का फंडा खत्म है। अच्छा, एक चीज और बच जाता है ना, तो पढ़ा रहे मेथे तो मेथे पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा देर और पढ़ाएंगे, लेकिन अभी 5 मिनट घूम टहल लेगा उसके बाद। तो बचता है ना भाज्यता का नियम, इसको भी छोड़ेंगे क्या है? भाज्यता का नियम पढ़ा करके और इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी 5-10 मिनट का ब्रेक